नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SKTGT मैथ्स में। हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं आज। भारत का संवैधानिक इतिहास, हिस्ट्री का टॉपिक है। भारत के संवैधानिक इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटिश या ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत कौन कौन से हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत कौन से हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946। माउंटबेटन योजना 1947। 1726 का राजलेख। इस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व निदेशक मंडल कहा गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था। इसके सुपरविजन के लिए दो संस्थाएं थीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। मतलब इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन ने बोल दिया था कि इंडिया हमारा है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। एक चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, एक राज्य सचिव, 4 व्यक्ति प्राइवी काउंसिल के सदस्य। ये सदस्य इसमें बाद में कम ज़्यादा हो गए, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ। ये प्रारंभिक स्टेज की बात करें, प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे, कंपनी का निदेशक बोर्ड तथा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट, मतलब किंग। 1786 का अधिनियम। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। (1833) का राजलेख। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीय
करण कर दिया गया। अंग्रेजों को इन अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बॉम्बे तथा मद्रास परिषदों की कानून निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था। मतदान का नहीं। 1853 का राजलेख। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्य विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम। भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। इस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन तथा विधानसभा अर्थात निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया।